गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं, आज का अपना टॉपिक है हुंस रूल, हुंस का नियम। तो हम इस रूल के बारे में देखते हैं कि यह नियम हमें क्या बताता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ऑर्बिटल में हम कैसे भरते हैं, इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में किस प्रकार से भरते हैं, वो हम इस नियम में आज पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, अफबाऊ का जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें हमने कक्षकों को ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किया था कि जो कक्षक होते हैं उनको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम किस प्रकार से उनको अरेंज करते हैं। तो हमने उनका ऑर्डर देखा था कक्षकों का ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो एक बार उस ऑर्डर को एक बार यहाँ पे लिखते हैं सीक्वेंस से कि वह ऑर्डर हमारा क्या था। तो वह ऑर्डर था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d। तो यह है कक्षकों का अफबाऊ जो नियम है उसके अनुसार कक्षकों का क्रम होता है ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम में। यानी इस कक्षक की जो एनर्जी है वो इस कक्षक से 1s की जो एनर्जी है वो 2s से कम होगी और इधर जो एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जाएगी, 1s की कम फिर उससे ज़्यादा 2s की फिर 2p की फिर 3s की। तो ये है जो अफबाऊ के नियम के अनुसार ऊर्जा का क्रम होता है। अब आप जानते हो कि s में एक ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं s में? एक ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? दो इलेक्ट्रॉन। ये आपके एक ऑर्बिटल हो गया। इस ऑर्बिटल में ये कौन सा ऑर्बिटल है आपके? 1s ऑर्बिटल। तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके? 2 इलेक्ट्रॉन। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की। p जो ऑर्बिटल होता है, तो p में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। तो हम एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो ये टोटल कितने होंगे आपके? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा p में 3 ऑर्बिटल होती है तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसी प्रकार से सेम हम d ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं कि जो आपके d ऑर्बिटल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जब एक में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो 5 में कितने भरेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके? 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी जो कक्षक होता है उसमें हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको समझ आया मैंने क्या बताया आपको कि जो एक कक्षक होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। जैसे 1s में एक ही ऑर्बिटल होता है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और जो d ऑर्बिटल होता है उसमें 5 कक्षक होते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा है कि एक कक्षक में हम कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। अब हम कुछ परमाणु जो होते हैं आपके, कुछ परमाणु को लेकर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में ही है। तो मैं एक बार आपको समझा रही हूँ, अब जितना समझ आया आप इसे देखते जाएं। जैसे मैंने एक एटम ले लिया है, जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करी, तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो कितना होता है? 1।
जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे लिखेंगे हम 1s1। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम किसी जो कोई एटम है, जो कोई परमाणु है, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से भरते हैं। हमने यहाँ पे जो हुंड के नियम के अनुसार हमने यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल देखे थे 1s 2s 2p। तो ये ऑर्बिटल्स ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है। तो हम जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो हम 1s से स्टार्ट करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो पहले 1s कक्षक में भरा जाएगा, फिर 2s में, उसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। तो ये जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आप किसी तत्व का या किसी परमाणु का जब परमाणु क्रमांक लिखेंगे तो आप ये सीक्वेंस आपके काम आएगी। आप इसी सीक्वेंस में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसी सीक्वेंस से भरेंगे कि सबसे पहले कोई इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में जाएगा। जब 1s कक्षक उसका पूर्ण भर जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, तो उसके बाद में वह कोई इलेक्ट्रॉन है वो 2s कक्षक में जाएगा। जब 2s भी भर गया तो उसके बाद 2p में, फिर 3s में। तो हाइड्रोजन जो एटम है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन जो 1s है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में जाता है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक ही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा, और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 1s में भरा जाएगा। वो किस प्रकार से भरा जाएगा, देखिए ये आपके कोई ऑर्बिटल हो गया, तो इसमें हम भरेंगे इसको इस प्रकार से, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी भर सकते हैं। इसका जो स्पिन है वो दोनों का अलग अलग होता है, या तो इसको स्पिन को ऐसे शो कर दो या फिर इस प्रकार से। तो दोनों ही राइट है, आप कोई सा भी बना सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन के लिए हमने क्या देखा कि किसी कक्षक में कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को हम किस प्रकार से भरेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। हाइड्रोजन के बाद आता है आपके हीलियम एटम। तो बेटा हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 2 होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हीलियम 2, या फिर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किससे भरना स्टार्ट करेंगे, 1s से। अब 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो भी 2 है, मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से भरेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो चक्रण है वो विपरीत होना चाहिए। यदि आपने इसको इस प्रकार से भर दिया या फिर इस प्रकार से भर दिया तो ये आपकी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको एग्जैक्ट करेक्ट माना जाएगा बिल्कुल। तो हाइड्रोजन, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 2, मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे, 1s ऑर्बिटल में। जब 1s ऑर्बिटल भर जाएगा तो उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को किस में भरेंगे, 2s में। तो ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ परमाणु क्रमांक लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इसी से आपको हुंड का नियम है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपको आगे जाके पता लगेगा कि हुंड का नियम क्या है, इसे हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो थर्ड आपका जो एटम है, थर्ड आपका जो परमाणु है वो क्या होता है, हीलियम के बाद बेरिलियम आता है। बेरिलियम का जो परमाणु क्रम, नहीं सॉरी, लिथियम आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के बाद आता है आपके लिथियम। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 3। हीलियम का होता है 2। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे हम, 3 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम किस में भरेंगे, 1s में। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 2s में। 2s में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन शेष बचा अपने पास, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बेटा इसको अलग अलग बनाते हैं। पहले हम 1s ऑर्बिटल बनाएंगे, उसके बाद हम कौन सा बनाएंगे, आपके 2s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपके 1s ऑर्बिटल, ये हो गया आपके 2s ऑर्बिटल।
तो इस प्रकार से कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। हम आगे बात करते हैं बेरिलियम के बारे में। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है आपके 4। तो इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स भरेगा वो 1s में, फिर 2s में। तो 1s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें टोटल जो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है जो आपके 4 होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगल भरते हैं, उसके बाद में हम इसकी पेयरिंग करते हैं। अब हम 5th बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का परमाणु क्रमांक, लिथियम के बाद आता है आपके बोरोन, बोरोन के बाद आएगा आपके कार्बन। इसका परमाणु क्रमांक होता है आपके 5। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम 2s में। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2s के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? हम इसको बैक करके देखते हैं। 2s के बाद क्या आता है आपके 2p। और p में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। 3 कक्षक में एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1s आ गया, 2s आ गया। अब क्या आएगा? 2p। और 2p में कितना आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 5। इसका हो जाएगा आपके 1s2 2s1। तो ये हो गया आपके 1s ऑर्बिटल, ये हो गया 2s ऑर्बिटल, ये हो गया 2p ऑर्बिटल। तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब हम बात करते हैं 2p के बारे में। तो p के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनकी जो तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है आपके समान होती है। जो कार्बन जब परमाणु क्रमांक आता है आपके, जैसे ही 4 तक, तो बेरिलियम तक तो आपके s ऑर्बिटल ही चलते हैं। बेरिलियम तक कितनी यहाँ पे 2s2 आएगा। बेरिलियम तक तो आपके 1s और 2s ऑर्बिटल ही चलते हैं। लेकिन जब जैसे ही बोरोन आता है, तो बोरोन में आपके एक ऑर्बिटल और आता है, वो कौन सा आता है? p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल में 3 कक्षक होते हैं। तो अब हम जैसे ही आपके p ऑर्बिटल आता है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हम किस में भरेंगे? इस वाले में भरेंगे, इसमें भरेंगे, या फिर इसमें भरेंगे? यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है माइंड में। तो जो ये 3 कक्षक होते हैं, ये कक्षक होते हैं px, py और pz। p ऑर्बिटल में ये 3 कक्षक होते हैं। तो ये जो 3 कक्षक होते हैं, उनकी एनर्जी सभी कक्षकों की समान होती है। किसी भी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। अब यहाँ पे 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भी भर सकते हैं, या फिर आप इसमें भी भर सकते हो, और लगा के कर दो इसको, या फिर इलेक्ट्रॉन को इसमें भी भर सकते हैं। क्योंकि ये जो तीनों p ऑर्बिटल होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है? आपके समान होती है। यहाँ पे इसका कारण लिख दीजिए कि हम इसको, कोई इलेक्ट्रॉन है उसको 2px, py, pz तीनों में से किसी में भी क्यों भर सकते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? यहाँ पे px, py और pz जो तीनों ऑर्बिटल है, p के जो तीनों ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी कैसी होती है? समान होती है। p के तीनों कक्षकों की एनर्जी समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। तो आप एक इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से भी भर सकते हैं, इस प्रकार से भी भर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी भर सकते हैं। तीनों ही जो सीक्वेंस आपके, तीनों ही प्रकार के जो ये डायग्राम है यहाँ पे, वो तीनों ही सही है, किसमें भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। लेकिन हम ज़्यादा सही किसको मानते हैं? इस वाले को। ज़्यादातर इस जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिटल में ही भरा जाता है। फर्स्ट ऑर्बिटल में ही आपकी बुक में जो लिखा हुआ होता है, वो भी इसी प्रकार से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है। तो हम जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वो कौन से में भरेंगे? px में, या फिर फर्स्ट ऑर्बिटल में। तो समझ आया सबको कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो तीनों कक्षकों में से किसी भी कक्षक में भर सकते हैं, क्योंकि इन जो तीनों कक्षक होते हैं, ये जो 3 कक्षक होते हैं, उनकी एनर्जी कैसी होती है? सेम होती है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा।
6 नंबर पे आता है आपके कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी कितने आएंगे आपके? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ p में भी 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को हम किस प्रकार से देखें? तो यहाँ हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति आ गई कि हम जो p कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हम किस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि हम इसको 3 प्रकार से भर सकते हैं। चलिए मैं आपको जो ऑर्बिटल बना के उसमें बताती हूँ। सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये 1s ऑर्बिटल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कक्षक इसका पूर्ण भर गया। उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल की बात करते हैं कि यहाँ पे p ऑर्बिटल में यहाँ पे 3 कक्षक होते हैं और 3 में टोटल हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पे p में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को इन तीनों जो ऑर्बिटल है, 3 प्रकार के जो ऑर्बिटल है उसमें हम किस प्रकार से भरते हैं? तो इसे हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। देखिए मैं तीनों की अलग अलग डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। फर्स्ट तो जो है ये हमने यहाँ पे p ऑर्बिटल बनाया, तो मैं इस जो p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, उसको मैं या तो इस प्रकार से भर सकती हूँ या फिर इस प्रकार से भर सकते हैं। इनके बीच में और लगा दो, मतलब कि जो ये तीनों डायग्राम है वो आपके तीनों में से कोई सा भी आप बना सकते हैं। या तो इस प्रकार से बना सकते हैं आप कि दोनों ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, या फिर फर्स्ट ऑर्बिटल को छोड़ के लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, या फिर एक फर्स्ट में फिल कर दो और एक थर्ड में फिल कर दो। तो यह इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में किस प्रकार से भरा जाएगा, तो इसको बताने के लिए हमारे पास एक रूल आया। तो वह रूल कौन सा है? आपके हुंस का रूल, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हुंड का नियम। कि p ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम किस प्रकार से भरेंगे, किस प्रकार से इसको भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से भी भर सकते हैं, इस प्रकार से भी भर सकते हैं, इस प्रकार से भी भर सकते हैं, लेकिन जो इसका स्पिन होगा वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। आप इसको इस प्रकार से नहीं भर सकते कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो आपने ऊपर की तरफ दिखा दिया और एक का स्पिन आपने यूं कर दिया, तो ये आपके क्या हो जाएगा? गलत। इनका जो स्पिन की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? सेम होनी चाहिए। तो हम इलेक्ट्रॉन का जो क्रम है वो इस प्रकार से भी भर दो, या फिर इस प्रकार से, या फिर तीनों में से आप किसी भी टाइप से इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन के बाद आता है आपके नाइट्रोजन। कार्बन के बाद बात करेंगे हम नाइट्रोजन के बारे में। 7 नंबर पे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 7 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p 2p2, या नहीं 2p में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2p में कितना जाएगा? 4, क्योंकि p में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 आते ही यहाँ पे टोटल 7 कंप्लीट हो गया। 4 नहीं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। s में 2 आ गए, p में 2 आ गए, 1s में 2 आ गए, 2s में 2 आ गए। अब p में कितने बचेंगे? 3। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बेटा वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। तो 1s जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जो 2p ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। वो किस प्रकार से भरेंगे? या तो इस प्रकार से भर सकते हैं आप, इनकी जो स्पिन की जो डायरेक्शन है वो तीनों की सेम होनी चाहिए, या तो ये डायरेक्शन हो सकती है या फिर ये डायरेक्शन हो सकती है। इन दोनों में से आप कोई सा भी बना सकते हैं, दोनों आपके सही हैं।
अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे यह रूल हमें और अच्छे से समझ में आएगा। 8 नंबर पे आता है आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2 2s2 2p4। टोटल कितना हो गया? 8। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और p में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको? 4। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन आप किस प्रकार से भरेंगे? तो सबसे पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसका जो स्पिन की जो डायरेक्शन होगी वो पहले से भरे हुए इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी और हम उसको वापस फर्स्ट ऑर्बिटल से स्टार्ट करेंगे। तो यह नियम हमें क्या बताता है? यह नियम हमें यह बताता है, यह नियम कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर ही रहना चाहते हैं। कैसे रहना चाहते हैं? अनपेयर। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका एक पेयर पाया जाता है। तो ये नियम हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर ही रहना चाहता है, मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में भरेंगे तथा उस तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों एक एक जो तीन जो ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे जो अनपेयर्ड होते हैं, उसके बाद ही हम इसकी पेयरिंग शुरू करेंगे। मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद हम इसमें पेयरिंग शुरू करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहना चाहता है? अनपेयर ही रहना चाहता है। शुरू में इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो शुरू में इलेक्ट्रॉन कैसे रहना चाहता है? अनपेयर रहना चाहता है। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में भरेंगे तथा उसके बाद में ही हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू करते हैं। तो यह रूल किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के ऊपर है। अब हम इस नियम को एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको एक एक भरेंगे, हम ऐसे नहीं भर सकते इसको। ये हम एक बार कार्बन, जो आपका कार्बन एटम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कार्बन जो परमाणु है उसके p में 2 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमको इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं p में, और p में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2। तो हमको p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम इसको इस प्रकार से नहीं भर सकते। ये इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसा रहना चाहता है? अनपेयर रहना चाहता है। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हम कभी नहीं कर सकते। तो पहले इलेक्ट्रॉन कैसा भरा जाएगा? अनपेयर। मतलब कि हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से भर सकते हैं, इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार भी भर सकते हैं। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कभी भी नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी थी नाइट्रोजन एटम के बारे में। नाइट्रोजन में 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो हम इसको, ये p ऑर्बिटल हो गया, इस प्रकार से कभी भी नहीं भरेंगे। पहले कैसे भरेंगे हम? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रॉन है वो पहले कैसे रहना चाहेंगे, उनका जो स्थायित्व होता है वो किस प्रकार से ज़्यादा होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अकेला है, जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसी हो जाएगी? आपके कम हो जाएगी। तो हम इलेक्ट्रॉन को स्टार्टिंग में पेयरिंग करके कभी नहीं लिख सकते जब तक कि ये ऑर्बिटल आपके फुलफिल नहीं हो जाता। जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन आपके फुल भर जाएगा, उसके बाद तीनों इलेक्ट्रॉन है जो आपके एक एक, तीन जो ऑर्बिटल है आपके एक एक इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू करेंगे। डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कभी भी नहीं कर सकते। तो यह नियम हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहना चाहता है? अनपेयर ही रहना चाहता है। मतलब कि कोई ऑर्बिटल में पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एक बार इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो यह नियम हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर ही रहना चाहता है। कैसे रहना चाहता है? अनपेयर। मतलब कि जोड़े में नहीं रहना चाहता।
वह सिंगल इलेक्ट्रॉन ही रहना चाहता है। पहले हम तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले हम तीनों ऑर्बिटल में या फिर तीनों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तथा फिर उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन है वो स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो शुरू करेंगे। उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या फिर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब इस नियम की जो डेफिनेशन है वो नोट करते हैं। आप भी साथ साथ अपनी नोटबुक में इसे नोट करते चलिए सभी स्टूडेंट्स कि हुंड का नियम क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो कोई एक उपकोश है, उसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो युग्मन होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक कि उस उपकोश के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। मतलब एक कक्षक है, उसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए या फिर एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो एक ही उपकोश के कक्षकों में, ये इसकी डेफिनेशन है, एक ही उपकोश या फिर एक ही कक्षक, या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का, किसी कक्षकों में, किन्हीं कक्षकों में लिख दो, किन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। मतलब कि पहले कोई ऑर्बिटल में हम एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जब तीनों कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद ही हम वापस से फर्स्ट ऑर्बिटल से सेकेंड इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसका जो स्पिन होगा, उसका जो चक्रण होगा, वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसके विपरीत होगा। तो समझ आया बेटा आपको कि हुंड का नियम हमें क्या बताता है। ये जो नियम है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के ऊपर है कि इलेक्ट्रॉन है वो पहले अनपेयर्ड रहना चाहता है। अनपेयर्ड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होता है और अनपेयर्ड के बाद जब पूरा कक्षक, जो तीनों कक्षक होते हैं, वो एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू करेंगे। इसे हमने दो एग्जाम्पल्स लेके समझे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का। ये तीन एग्जाम्पल है, इसमें पी ऑर्बिटल है, तो इन तीनों के एग्जाम्पल से हमने इसको बहुत अच्छे से समझा है। आई होप आप सबको भी अच्छे से समझ आया होगा। एक बार वापस से बात कर लेते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p2। तो p में हमको कितने ऑर्बिटल भरने हैं? 2 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल भरने हैं? 2
ओ सॉरी, टू कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको सबसे पहले कैसा भरेंगे, अनपेयर्ड, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। या तो आप उसको इस प्रकार से भर सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये जो तीनों क्रम है वो तीनों ही प्रकार का जो क्रम है वो आपके सही है। आप इसको इस प्रकार से कभी नहीं भर सकते कि स्टार्टिंग में ही आपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी, तो ये जो नियम है वो आपके कैसा हो जाएगा, गलत। उसी प्रकार से नाइट्रोजन है, उसमें पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसको भी हम सेम इसी प्रकार से भरेंगे। पहले तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू करेंगे। तो नाइट्रोजन तक तो तीनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन एटम आएगा तो ऑक्सीजन में पी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में अधिकतम कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक। 3 कक्षक में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पे पेयरिंग शुरू करेंगे। तो इसी प्रकार से हम आगे के जो आपके परमाणु हैं उनमें भी हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऑक्सीजन के बाद 9वें नंबर के में भी आप यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आपके P4 की जगह कितना आ जाएगा, P5। तो उसको हम इस प्रकार से भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। फिर जो नेक्स्ट आएगा आपके, जब P में 6 होगा, P में 6 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर के ये आपके जो ऑर्बिटल है वो फुल फिल हो जाएगा। तो ये हमने बात करी है हुंड के नियम के बारे में। अब जब हमने ऑक्सीजन एटम की बात करी है तो आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि हम जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है वो फर्स्ट ऑर्बिटल, हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिटल में ही क्यों भरी है। तो देखिए बेटा, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो फर्स्ट ऑर्बिटल से ही स्टार्ट करें। आप इसको सेकेंड ऑर्बिटल में भी भर सकते हैं, थर्ड में भी भर सकते हैं, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी में भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन वैसा जनरली जो हम देखते हैं आपकी बुक में भी जो दिया हुआ है या फिर हम और भी कई जगह पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में ही आपके इलेक्ट्रॉनों की जो पेयरिंग है वो दी हुई होती है। आप इसको इस प्रकार से भी भर सकते हैं, जैसे 1 2 3। फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग फर्स्ट में ना करके आप सेकेंड से स्टार्ट कर दो, या फिर इलेक्ट्रॉनों की जो पेयरिंग है वो थर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा आपके अलग होगी। क्योंकि हमने पीछे एक नियम भी पढ़ा है, क्या नियम था वो, पाउली का अपवर्जन नियम। उसमें पाउली ने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके 3 क्वांटम नंबर तो समान हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो होता है आपके स्पिन क्वांटम नंबर, वो किसी इलेक्ट्रॉन का हमेशा कैसे होगा, अलग होगा, हमेशा अलग होगा। एक का प्लस हाफ और एक का माइनस हाफ, इनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलग होगी। तो आप इसको इस प्रकार से भी पेयरिंग शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट से भी कर सकते हैं और थर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार से हमने एस पी ऑर्बिटल के बारे में बात करी कि एस में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरेंगे, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरेंगे। उसके बाद आता है आपके नेक्स्ट डी और एफ कक्षक। तो डी कक्षक में जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये आपके कोई है डी ऑर्बिटल, इसमें टोटल कितने, 5। तो एक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो टोटल 5 कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम होगा वो सेम इसी प्रकार से होगा कि पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू करेंगे। पहले जो 5 कक्षक है उनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इस नियम के अनुसार पहले किसी भी परमाणु क्रमांक में
यदि डी ऑर्बिटल आ रहा है तो पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉन के, जब ये कक्षक पूर्ण भर जाएंगे, सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद ही हम वापस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो रूल है आपके डी ऑर्बिटल पे भी लगता है और एफ ऑर्बिटल पे भी लगता है। आगे एफ ऑर्बिटल को भी सेम हम इसी प्रकार से करेंगे कि एफ जो ऑर्बिटल होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें टोटल 7 कक्षा होती है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 7 कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का भरने का जो क्रम होगा वो भी सेम इसी प्रकार से होगा कि पहले यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद ही हम कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यह नियम एस पी डी एफ चारों कक्षकों पर लागू होता है। हमने चारों कक्षक के बारे में बात कर ली है। इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो किस प्रकार से भरते हैं, किसी तत्व का, किसी एटम का, वो हमने देखा है। और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ये कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन हम किस प्रकार से भरते हैं, इलेक्ट्रॉनों के जो भरने का क्रम होता है वो क्या होता है। यहाँ पे 4D 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d ऐसे जो होता है आपके जो कक्षक है उनका क्रम लगातार चलता रहता है कि पहले 1s कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्रम है आपके लगातार चलता रहता है। फोर एस के बाद आता है आपके यहाँ पे 3D, 4D नहीं आएगा, क्या आएगा? 3D। और डी ऑर्बिटल के बारे में भी अभी हमने बात करी कि डी में टोटल 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि ये जो रूल है वो सबको आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से